नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मेरे साथ बाबा हैं निहाल सिंह जी हैं और सेना मेडल से सम्मानित हैं। आप लोगों को याद होगा कि 1962 में जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक पोस्ट है रेजांगला, वो आज भी हमारे पास भारतीयों के पास है। बहुत अहम पोस्ट है लद्दाख में। और उस पोस्ट पे जो घमासान युद्ध हुआ था वो हमारे इतिहास में बहुत अहम रखता है। वो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो शुरुआत नहीं हुई। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में उस पोस्ट पर रेजांगला में चाइना के साथ वो युद्ध लड़ा गया था। हमारे 124 जवान भारतीय सेना के वहाँ तैनात थे और 114 जवान हमारे बलिदान हो गए थे माँ भारती की रक्षा करते हुए। दोस्तों, उनमें से 8 जवान हमारे घायल थे, जिनकी कुछ गोलियां लगी थी, कुछ वैसे बम से घायल थे। और उन्हीं के बीच में से हमारे बाबा हैं निहाल सिंह जी, जो आज हमारे बीच में हमारे साथ हैं। वो आपको कुछ मैं उनसे प्रश्न करूँगा, वो बताएंगे आपको कि कैसे सेना लड़ी थी। और मैं बाबा निहाल सिंह जी के बारे में आपको बता दूं कि इनके जब हाथों में गोली लगी थी तो चाइनीज़ इनको उठा ले गए थे। चाइना सेना वहाँ पे कैद कर लेती थी। तो चाइना सेना ने जब इनको कैद किया तो रात को ये बाबा वहाँ पे कैसे न कैसे चाइना सेना से लड़े और अपने आप को मुक्त करा के वापस भारत आए थे। जबकि भारतीय सेना में ये रिपोर्ट आ गई थी कि निहाल सिंह जी चाइना की कैद में हैं, लेकिन दोनों हाथों में गोली लगने के बावजूद भी बाबा निहाल सिंह जी वहाँ पे लड़े और वहाँ से चाइना से मुक्त होकर चौकी से और भारत की सीमा में दखल हुए थे। आज हमारे बीच में है बाबा। जो रेजांगला की चौकी है वो भारत के लिए कितनी अहम थी उस समय, आज भी कितनी अहम है? हमारे 124 आदमी रेजांगला कंपनी में हाजिर थे। 18,300 की ऊंचाई पर 18,300 की ऊंचाई पर रेजांगला पहाड़ पर हमारी कंपनी लगा दी गई। उधर चीन ने पहले चौनलाई चीन में यहाँ हिंदुस्तान में आया था। चौनलाई ने ये दोस्ती का नाता जोड़कर और गलत काम किया। दोस्ती का नाता, ये नारा लग चुका था कि हिंदुस्तान चीन और हिंदू भाई भाई। 18 नवंबर को हमारे बटालियन चार्ली 13 कुमाऊँ ससूल में हाजिर थी। वहाँ पर मेजर शैतान सिंह हमारा कंपनी कमांडर था। कर्नल साहब ने HS ढींगड़ा चंडीगढ़ का था, उसने कंपनी बांट दी थी। एक कंपनी और B कंपनी गोरंग हिल और मगर हिल पर और रेजांगला पर चार्ली कंपनी जो थी, ये रेजांगला पहाड़ के हिसाब से इसका रेजांगला कंपनी रखा गया। जब लड़ाई हुई तो रोज़ाना, ये पहले लड़ाई हो चुकी थी इसमें सिक्किम में, और वहाँ पर खबर आती थी रोज़ाना कि भाई चीन हमला करेगा। तो वहाँ हमारे रेजांगला पहाड़ पर 124 आदमी हाजिर थे। मेजर साहब कंपनी कमांडर था। 18 नवंबर को रात को उन्होंने 3 बजे वेयरलेट पिस्टल के फायर आए। उसी टाइम मेजर साहब ने कंपनी को अपने मोर्चों में तैनात कर दिया। जब वहाँ पर गए तो हमारे मोर्चे वगैरह भी हमने खुद बनाए थे। ना कोई सनों का सामान था, खाकी वर्दी और गर्म कमीज एक तरफ ये थे। उस टाइम हिंदुस्तान के पास कोई ऐसा लड़ाई का कोई भी हादसा ही नहीं था कि भाई लड़ाई होगी। ये पता चला जब रेजांगला में मेजर शैतान सिंह जी ने अपने उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन भेजी कि हमारे पास असला सप्लाई कर दो और चाइनीज़ रात को हमला करेंगे, तो मुझे पता चला कि असला तो पहुंचा ही नहीं हथियार लड़ने के लिए। और ऊपर से आदेश मिले थे कि आप लोग वापस पीछे हट जाओ। लेकिन मेजर शैतान सिंह जी ने
कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, और जो सैनिक हैं उनको बात बताई कि आप जाना चाहते तो जाओ, मैं यहाँ पे लड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो 124 जो सैनिक थे बटालियन में, जो भी वहाँ पे तैनात थे हमारे, उन सब ने निर्णय किया कि हम शैतान सिंह साहब के साथ रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। तो क्या ये सच है कि जो सामग्री, जो लड़ाई की सामग्री, हथियार होते हैं, वो सप्लाई नहीं हुए थे? ऐसा था कि उस टाइम मार्क 3 राइफल थी, एक LMG तो थी, वही कारगर थी। और राइफल से मार्क 4 राइफल, ये 3 राइफल से एक गोली फायर करो, कोक करो, उसमें बर्फ में वो जाम हो जाती थी राइफलें। LMG जो है वो उससे कारगर एक LMG थी। जब ये तय वो हुआ कि भाई चाइना हमला करेगा, तो मेजर साहब ने अपनी कंपनी को ये लेक्चर दिए, तो कि भाई ये हुक्म मिला है कि पीछे हट जाओ। सभी ने ये निर्णय किया, नहीं साहब, पीछे हटेंगे तो दुश्मन, तो हम पीछे हटेंगे तो ये हमने कसम खाई है, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम देश के लिए अपनी 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। उन्होंने हमारे रजांगला पोस्ट पर हमला किया। उस टाइम हमला किया तो 18 नवंबर को 3 बजे करीब बेयरलेट पिस्टल से फायर आया है। उसी टाइम मेरे सामने कंपनी को तैनात कर दिया, और कंपनी ने बहुत भयंकर लड़ाई की। हमारे 7 प्लाटून रजांगला हिल पर बाईं तरफ थी। रजांगला हिल की 18,300 की ऊंचाई पर 8 प्लाटून दाहिने तरफ थी, वो जो लद्दाख जो ने पोस्ट बना रखा था वहाँ। और ऐसे रीज बनती थी, एक नाला आता था दाहिनी तरफ से और एक नाला आता था चीन से बाईं तरफ। वो पानी बरसात तो होती नहीं है, बर्फ़ का पानी जब पिघलती है तो वो चीन में चला जाता था। चीन ने हमला किया तो एक हमारी 9 प्लाटून रीज बनती थी, उस पर दाहिनी तरफ नाला और बाईं तरफ नाला, और उस रीज पर 9 प्लाटून। उन्होंने एकदम से हमला किया तो हमारी पूरी कंपनी जो है तैनात थी, और बहुत भयंकर लड़ाई हुई। ये हुक्म भी मिल चुका था कि भाई पीछे हटो। तब मेरे साहब ने बोल दिया था, जवानों ने, सभी ने, कि साहब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कसम खाई है गंगा जल रख कर, अब अपनी देश की ज़मीन 1 इंच भी नहीं जाने देंगे जब तक प्राण की बारी लद्दाख देंगे, लेकिन अपने देश की ज़मीन को नहीं। 9 प्लाटून रिज पर थी, 8 और 7 पर दोनों प्लाटूनें ख़त्म हो चुकी थी। और कुछ ये घाटा बनता था, इधर भी ऊंचा पहाड़, इधर भी ऊंचा, उस घाटे से चीन आकर और उधर से हमारे पीछे की तरफ आ गए। जब हमला हुआ तो वो पीछे से भी हमला, आगे से भी, चारों तरफ से हमला हो गया। हमारे दोनों प्लाटूनें ख़त्म हो गई। और जब मेजर साहब तो कंपनी को हैंडल कर रहा था, मेजर साहब का मोर्चा के पास मेरा मोर्चा बना रखा था। मैं राम मेहर कासपर का उसमें LMG पर थे। 10वीं LMG, एक कंपनी में 9 LMG होती हैं। मेरे वो लड़ाई की वजह से मेरे साहब के प्रोटेक्शन के लिए पीछे से सरकार ने LMG भेजी थी। उस LMG पर मैं और राम मेहर कासपर का हाजिर थे। राम मेहर के गोली लगी सर में, वो तो ख़त्म हो गया और मैं अकेला मोर्चे में रह गया। अब चारों तरफ से उन्होंने मेरे मोर्चे पर फायर किया और हमला कर दिया। मैं सामने फायर कर रहा था, इधर दाहिनी तरफ से
आ रहे थे वो लद्दाखी, तो सामने से आ रहे थे, तो जाने से मैंने पैर किया सामने, तो देखा पीछे से बाईं तरफ से आगे फैर, मैंने एलएमजी का टर्न बाईं तरफ किया, बाईं तरफ किया तो मेरे दाहिने हाथ में गोली लगी और बाएं हाथ में, दोनों में गोली लग गई। अब ग्रेनेड तो थे, लेकिन ग्रेनेड की पिन कैसे निकले? उस टाइम दुश्मन मेरे मोर्चे पर, मैं फायर कर रहा था तो मेरे गोली लगते ही मैंने एलएमजी के पुर्जे खींच कर पिस्टल ग्रुप और ब्रेथ ब्लॉक फेंक दिया। आगे दुश्मन के तो काम नहीं आएगी एलएमजी। फिर वो काफ़ी देर बाहर पड़े रहे। अब तो अभी तक तो फायर कर रहा था। फिर बाद में उन्होंने हमारी बैंकर बनाने के लिए, वहाँ पर कोरा पहाड़ था, रेत, मिट्टी और पत्थर, बर्फ और पत्थर, मतलब पत्थर और रेत और बर्फ, तीन चीज़ याद रखते। हाँ, वहाँ पर कोई घास वगैरह नहीं थी उस पोस्ट पर, सिर्फ अभी भी, अब तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से झीलों में दरख्त भी लगा दिए अभी, तब वो पकड़ कर यहाँ गए मेरे को। हमारे चद्दर जा रही थी मोर्चा और बैंकर बनाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि अभी तक तो फायर कर रहा था और अभी इससे क्यों नहीं पैर आते हैं। उन्होंने चद्दर उठाकर मोर्चे के ऊपर यूँ रखी। मेरे से तो पैर होता ही नहीं था। अगर हाथ कामयाब होते तो मैं जिंदा भी नहीं रहता। क्यों? अगर उनको मगर नेट वगैरह फेंकता, तब मेरे गोली लगने से मैं तो कुछ नहीं कर सका। फिर उन्होंने काफ़ी देर इंतजार कर मोर्चे में आए और मेरे को मोर्चे से बाहर निकाला और बोला, व्हाट इज़ योर नेम? हिंदी भाषा, ये भाषा नहीं जानते थे वो हमारी भाषा, इंग्लिश भाषा इसीलिए जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो मैंने बोला नो। उन्होंने मेजर साहब का, कंपनी कमांडर का, बटालियन कमांडर का नाम पूछा, मगर नो, अमलो वहाँ पर बोलते हैं लद्दाखी भाषा में, अमलो। अगर मुझे कुछ नहीं मालूम, हमने बोल दिया कुछ नहीं मालूम। फिर वो चारों तरफ से, जब मेरे मोर्चे पर आया तो चारों तरफ से काफ़ी आदमी चीन के आ गए। एक ने वो खून, इधर भी खून, इधर भी खून, एक ने पट्टी निकाली। फिर दूसरे, उनका कमांडर जो है वो इनकार कर गया, बोला नहीं, बोला हेलो, खड़ा हो यहाँ से। और इधर उनका पोस्ट, ऊपर हम पहाड़ पर थे और नीचे उनका पोस्ट था। वहाँ एक सड़क आती थी, उससे पहाड़ का रुख, इसी पहाड़ का रुख था यूँ, और 3 डाउन में, और हमारे रदांगला पोस्ट जो है वो ऊंचा था 18,300 की ऊंचाई पर। फिर उन्होंने जब ये बोला कि मेरे से कि पकड़ने के बाद में बातचीत पूछी, तो बोला खड़े हो, ऐसा सारा क्या? मैंने बोला नो। मैंने अपना नाम नंबर बता दिया और हमारे बटालियन कमांडर और कंपनी कमांडर, इनका नाम पूछा। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं मालूम। हमारा ये वो था कि पकड़ा जाता है तो अपना नाम मर वो बता दो, और कुछ नहीं बतलाया। वो मेरे को उठा कर ले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई इससे हम का पूरे हिंदुस्तान की खबर पूछेंगे। मैंने कुछ नहीं बतलाया। जब मेरे को पकड़ कर ले गए, रात को अंधेरा हो गया, दिन छिपने पर अंधेरा हो गया। वहाँ पर
जो उनके पोस्ट थे तो ऐसे जो सड़क आती थी और वो पहाड़ थे, वो अपनी तरफ ने ऊंचाई थे ना पहाड़ों की, उनके अपनी तरफ ने उन्होंने बहुत घनी आर्मी थी हिंद चीन की, और उस रोड से आते जाते रहते थे। तो वो रोड तो पीछे हटा, जब वो संतरी रात को घूमते थे तो मेरे पोस्ट पर खड़े हो जाएं, थोड़ी देर यहाँ से हो जाए, थोड़ी देर से यहाँ से, तो वहाँ पर मैंने बोला कि लोग बर्फ उठा कर ये उंगली और ये अंगूठा काम करता था थोड़ा। मैंने ये कहा बर्फ, ये बर्फ उठाकर आगे करती। उन्होंने उठाकर मेरे को बैंकर जो बना रखे थे उसकी दीवार पर लेटा दिया। बाहर बैंकर बना रखे थे ना जमीन में खोद कर, और उसकी थोड़ी ऊंचाई पर थे बाहर, उस दीवार पर यूँ लगा दिया। मैं पड़ा रहा। तब संतरी वहाँ पर, दिन में तो एक संतरी रहता ही है फौज में, रात को 2 संतरी रहते हैं। क्यों? एक संतरी हो सकता है सो जाए, नींद आ जाए, तो दूसरा दोनों को तो नहीं आती। तो वहाँ पर वो संतरी थे, वो यहाँ से खड़े हो जाए, थोड़ा यूँ घूमते रहते थे। अंधेरा था, वो थोड़ा सा दूर चले गए। मैं वहाँ से उठकर और आगे की तरफ तो उन्होंने अपनी फौज लगा दी। अब भाई हिंदुस्तान अटैक करेगा तो सामने से ही तो करेगा। और वो पोस्ट से आगे हमारी तरफ ना अपनी सेना लगा दी। मैं दिन में ही देख लिया था कि भाई पूरे पहाड़ पर चीन की जो है वो फौज लगी हुई है। तो रास्ता हमारी पगडंडी जाते थे यूँ यूँ ऊपर, सीधा थोड़ी ही था, वहाँ कोई रास्ते थोड़ी है। तो उस पगडंडी पर दुश्मन लगा हुआ था। जब मैंने दिन में देख लिया था कि भाई यहाँ पर अपने लगे हुए हैं, तब मैं रात को वहाँ से उन्होंने पूछा तो मैं मगा भाई इधर से चलेगा तो दुश्मन पकड़ लेगा। मैं थोड़ा चीन की तरफ पीछे हटा और पीछे हटकर राजांगला पोस्ट से 18,300 की ऊंचाई से बाईं तरफ से मैं पीछे हटकर, अब वो देखेंगे तो वो आगे की तरफ भागेंगे। मैं उस पोस्ट से पीछे हटकर और बाईं तरफ से होकर, और तब मैं अपनी तरफ ऐसे फाड़ता तो इधर चीन, इधर हिंदुस्तान। तो मैं चलता और अपनी तरफ ढलने वाला ही था। तब उन्होंने, और देखो अब हमारे पास वहाँ पोस्ट पर कुत्ता रहता था इतना ऊँचा, हमने उसका टोमी नाम निकाल रखा था। तो वो चीन की तरफ भी चला जाता, हमारी तरफ रहता था, हम खाना डाल देते थे। वो कुत्ता का हमने नाम निकाल दिया। तो वो कुत्ता, क्योंकि खाना नहीं मिला ना, क्यों खाना कहाँ मिले, कहाँ लड़ाई होगी। चीन की तरफ को गया नहीं, हाँ पोस्ट पर जा रहा कुत्ता, मैं आऊँ नीचे और कुत्ते के मैं अपनी तरफ ढला ही था। तब कुत्ता ऐसे सेंट लेता हुआ, आवाज़ जब बर्फ में आई कुत्ते के, तो मैं दोबारा बैठ गया। कुत्ता ऐसे सेंट लेता हुआ मेरे पास पहुंच गया। वो परमात्मा ने भेजा था। मैंने कुत्ते पर ऐसे हाथ किया, कुत्ता मेरे पास ऐसे ही उलट गया। फिर मकाटो में थोड़ी देर इंतजार करके मकाटो में चले। फिर हम उस पोस्ट से बाईं तरफ से थोड़े नीचे आए। फिर ऐसे था कि ये तो पता ही नहीं, पगडंडी अगर नहीं मिलती तो चीन की तरफ नहीं चले जाएं। फिर उस घाटी की तरफ से मैं चलना पा रहा, मका तो भी बाएँ चल, अगर बाईं तरफ पगडंडी थी। तो
करते करते नीचे आ रहे थे। सख्त रास्ता था पहाड़ों का। वैसे पगडंडी तो यूं यूं थी स्लोप में, क्योंकि यूं तो नहीं चढ़ा जाता ना। तो मैं वहाँ से चलता चलता और मैं बोला, टोमी पगडंडी पकड़, पगडंडी पगडंडी बोलते हैं ना अपने उसमें। अब भैया पगडंडी है ये रास्ते को। तो कुत्ते करते मैं कहा बाएँ चल, बाएँ बाएँ चल, बाएँ चल, करते करते कुत्ता रोजाना घूमता ही था। तो उस पगडंडी पर पहुंच गए। उन्होंने फायर किए थे 4-5 पिस्टल से। मैं कहा भाई काफ़ी देर इंतजार करके हम वहाँ से चले थे। फिर वो पगडंडी पर पहुंच गए ना, तो कुत्ता, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता हूँ, कहीं से पट कर फिसल जाऊँ, पैर तो फिर चिके यूँ गिर जाऊँ। अंधेरा था तो बहुत मुश्किल था। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मारने वाले से बचाने वाला तेज है। मैं वहाँ ये चलता चलता और जब पगडंडी पर पहुँच गए तो कुत्ता मकटों में कुत्ता चल दिया। फिर कुत्ता थोड़ा दूर आगे जाकर फिर रुक गया पगडंडी पर। फिर मैं पहुँच गया। फिर कुत्ता चल पड़ा, मगर चल, फिर रुक गया। ऐसे रात को पता नहीं कितना टाइम हुआ था। रात को वहाँ पर हमारे कंपनी के, क्यों पासवर्ड तो था नहीं। अब पासवर्ड पर हमारे बटालियन चसूर से वो लॉन्ग रास्ते से हम गए थे, उस पर आई पेट्रोलिंग। तो गाड़ियों के लाइट देखकर मैं कहा भैया का अब सड़क पर चला जाएगा तो दुश्मन मार देगा, क्यों पासवर्ड है नहीं। तो मैं नाले जो जाता था बर्फ अपने हिंदुस्तान में, उस नाले में जाकर और ऐसे पीठ लगा कर रही हूँ। इतना भारी हो गया चलते चलते। ऐसे वो तो उस टाइम ताकत थी शरीर में। मैं ऐसे लेट गया उस नाले के, सूखा नाला था, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी। वहाँ बरसात नहीं होती, बर्फ़ ही पड़ती है। बर्फ़ पिघलती है ना, उससे ही पानी के नाले चलते हैं। तो मैं लेटा रहा। देखो इतनी वो हो गई, ऐसा हो गया और यूँ मेरे को ऐसे पेड़ लगा कर यूँ गिर गया मैं उसमें नाले में लेटा रहा। एकदम से दिमाग में आवाज़ आई, आके बच्चे ठीक हो जाएगा, घबरा मत। मैंने देखा यार क्या है ये, क्या ये परमात्मा ने, वो कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला तेज है। मैं वहाँ उठ कर देखा तो उस टाइम सूर्य पहले दिखाई देता है। अब जितना पश्चिम जाते हैं तो 100 किलोमीटर पर बचना है ना, 4 मिनट का फर्क होता है। तो वहाँ पर सूर्य पहले दिखाई देता है ऊंचाई पर। तो मैं वहाँ से भाई हमारी पलटन इस पहाड़ पर इधर रोड गया आगे, पलटन आगे गई थी और इस पोस्ट पर हमारी कंपनी चढ़ा दी। मगर हिल पर बी कंपनी, गुरुंग हिल पे डेल्टा कंपनी, ए कंपनी चसूल में एयर ग्राउंड पर। मेजर हमारा जो वो बड़ा हमारा अर्चोटेंट था, तो अर्चोटेंट जो है वो पूरी लड़ाई में उसने देखा कि भाई हमारी तो कंपनी का कोई लगाव नहीं हुआ। हमारे शायद तो काम करते नहीं थे, सुबह काम करते थे, जब थोड़ी रोशनी हो जाती थी ना तब 8 बजे करीब। और जो टेलीफोन लाइन थी वो 7 प्लाटून 8 प्लाटून की भी काट दी उन्होंने, और 60 की भी।
और 9 रिज पर थी, 9 के वो 5-4 आदमी थे। वो मेजर साहब ने निकाले थे। मेजर साहब के एक बुस्ट यहाँ लगा और यहाँ बुस्ट लगा। तब मेजर साहब, मैं तो अपने मोर्चे में बैठा रहा, मेजर साहब तो अपनी कंपनी को हैंडल कर रहा था। हम तो अपने मोर्चे से फायर करते रहे। अब वो चीन वाले पकड़ ले गए थे, तो भाई वहाँ से परमात्मा ने, वो कहते हैं मरने वाले से बचाने वाले तेरे, वहाँ से आ गया। सुबह में गया तो हमारी प्रोटेक्शन लगी हुई थी डेल्टा कंपनी की प्लाटून। जो दौलतराम साहब बिहार, ये अशोक चक्र उसका कमांडर था, सुबेदार साहब। तो उसने जब मैंने को देखा, मैं ऐसे आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो वहाँ पर गांव तो बहुत दूर दूर में थे। तब उन्होंने वो देखा, मैंने देखा यार फौज दिखाई दे रही है, अगर ये चीन की हुई है तो पता नहीं कि भाई चीन की है कि हमारी है। जब हमारे मेजर साहब ने, उसने दौलतराम साहब ने बोला, रे ये जवान को, ये जवान तो अपना है कोई, इसको दूरबीन से देखा सुबेदार साहब ने, तो बोला इसको आवाज़ लगाओ अगर इधर आ जा। तो यूँ सड़क जा रही थी, तो वो प्लाटून ने, ये हमारी गन थी वो लगी हुई थी, आर्टिलरी के टैंक भी उस घाटे में, उधर उन्होंने इशारा किया। हाँ, फिर मेरे को तसल्ली होगी कि भाई हमारे बटालियन के है। मैं वहाँ पर गया तो दौलतराम साहब ने देखा, बड़े बच्चे, निहाल सिंह क्या हाल है, मगर सब ठीक है। फिर दौलतराम साहब ने शिव साहब को बताया। शिव साहब और सुबेदार मेजर साहब गाड़ी ले तो थी, अपनी गाड़ी लेकर मेरे पास पहुँचे। मेरा गांव का गुरजाल सेठ वाला था शिव साहब का। तो वहाँ पर पहुँचे तो गुरजाल भी थोड़ा मारा दिल किया। फिर मैंने बोला, रे क्यों भाई, हम इसी दिन के लिए तो भर्ती हुए थे, तो ये तो कोई वो नहीं। फिर वो मैं वहाँ से सुबेदार साहब ने मेरे को चाय वगैरह पिलाई और फ़ोन कर दिया। शिव साहब और सुबेदार मेजर साहब और सेठ वाला गुरजाल था, वो गाड़ी लेकर मेरे पास पहुँचे। मैंने बोला, मगर साहब हमारे जवान तो वहाँ हैं, वहाँ घायल हैं, मरे तो नहीं हैं, कई जवान जिंदे हैं लेकिन वो चल नहीं सकते, उनके तो पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई हैं और कोई आदमी नहीं चल सकता। तब अब क्या करें। उस टाइम जो आर्मी कमांडर बना, ये हमारा उस टाइम ब्रिगेड कमांडर था, वो टीएन रैना, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना, वो उस टाइम ब्रिगेड कमांडर था। ब्रिगेड कमांडर ने ये कहा कि मैं अगर काउंटर अटैक करता हूँ तो मेरे पास तो मेरा ब्रिगेड ही है, अगर मेरे ब्रिगेड ख़त्म हो गया तो तब और ने बोला, नहीं कोई नहीं। बोला भाई अपने अपने पोस्ट पर तैनात रहे। उन्होंने पूरे एरिया पर बम्बारमेंट किया था कि कोई किसी को मदद ना दे सके। चसूल में भी, रजांगला हिल पर भी, गुरंग हिल पर भी, रजांगला पोस्ट पर भी और चसूल में भी पूरे इलाके में फायर किया था। मैं वहाँ पर आया तो बटालियन में पहुँचा तो शिव साहब ने बात पूछी, फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में भेजा। हॉस्पिटल में क्या काम किया कि भाई पट्टी वगैरह की, लेकिन पट्टी वगैरह की तो ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था उस टाइम हिंदुस्तान के पास। जब जहाज गई सुबह
20 तारीख को जहाज गई। तो जब मेरे को हॉस्पिटल से वो क्यों एयर ग्राउंड 2 परे और हम परे, तो वहाँ पर ले जाने लगे। तो एयर ग्राउंड जहाँ पे उतरी और टप जैसी उठकर वापस। अब मैं वहाँ से चल नहीं सका। फिर मैं 20 तारीख को वहाँ से 11वें महीने में 20 तारीख को वहाँ से उसमें बिठाया। हम पहले उसे कानवाई से आ रहे थे, फिर हमारी कानवाई में बैठकर हम चले रात को। तो रात को पोस्ट पर पहुँचे, डुमटी पोस्ट पर पहुँचे। तो वहाँ एक गाड़ी में 15-20 आदमी पड़े। क्यों? तो वहाँ पोस्ट पर पहुँचे तो पहले ही चला हो गए थे, भाई गाड़ी मरीज आ रहे हैं। वहाँ पर मैं तो गाड़ी में पड़ा, तो मेरे से उतरा ना जाए गाड़ी से। तो सुबेदार साहब वहाँ का कमांडर था ना, वो इसका था झुंझुनू इलाके का। तो वो लेता गाड़ियों में देखता मेरे को गया। बोला अरे कौन है? मगर सिपाही निहाल सिंह है साहब। बोला भाई तू क्यों नहीं उतरा? मगर साहब मेरे से तो उतरा नहीं जाता। तब सुबेदार साहब ने जवान लेकर ना मेरे को उतारा और पोस्ट पर ले गए। वहाँ अंगूठी लगा रखे थे, वहाँ पर चलाया। तेरा मेरा हाथों से खाना नहीं खाया, खाना खिलाया थोड़ा। फिर सुबह फिर चल दिए। चलते ही और 2 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ चली। शक्तिमान 2 गाड़ी खराब हो गई। फिर चलने वो ठीक है, तो हमारे लिए तो होगा। तो 2 आदमी हम हेलीकॉप्टर गया ले से, और एक गोरखा और एक मैं हेलीकॉप्टर में बिठाया। नाले नीचे लेह में पहुँचे थे। तो वो सवेरे जहाज गई, वो तो वापस हो गई। फिर दूसरे दिन वो जहाज गई। जब हम वो आए गए थे लेह में। तो ये बताओ बाबा कि मुझे पता चला जब रेजांगला युद्ध हो लिया था, तो उसके बाद जो सीनियर अधिकारियों ने ये माना कि जो बटालियन थी मेजर शैतान सिंह जी के अंडर में, वो लड़ी ही नहीं। और कई महीने बाद तय हुआ कि ये जब अधिकारी गए ऊपर जहाँ युद्ध हुआ था, तब उन्होंने वहाँ स्थिति देखी, तब पता चला कि बहुत ही घमासान युद्ध यहाँ हुआ। और हमारे सैनिक जो कम हथियारों के बावजूद भी बहुत ज़बरदस्त लड़े। तब जाके से मेजर शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र मिला और सम्मानित किया गया आपकी बटालियन को। क्या ऐसा था? मेजर साहब को बटालियन वो अवार्ड मिला, परमवीर चक्र और 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल, 1 मैंडी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ बाबा कि कई महीने लग गए थे ये दिखाने में कि हम लड़े थे। देखो ऐसा था, अब उस पोस्ट पर तो रजांगला उसका चाइना का कब्जा हो चुका। उस पोस्ट पर तो अब ये तो था आगे भाई बटालियन के आदमी ये बोले भाई कहाँ हैं। यहाँ पर तो यह था, खबर दी थी सबके कि भाई हमारे ये आदमी यहाँ तो है नहीं, पता नहीं चीन में है कहाँ है। क्यों? अब वहाँ पर चीन का कब्जा हो गया। अब पोस्ट पर कौन जाए? तो चीन हुआ जो रजांगला पोस्ट वो बाद में छुटवाएगी दोबारा? रजांगला पोस्ट तो उन्होंने कब्जा कर लिया था ना। फिर ये फैसला हुआ कि भाई वहाँ पर गए तो 108 डेड बॉडी मिली और 7-8 डेड बॉडी मिली नहीं। बर्फ में वो बर्फ पिघली ना। बाबा मैं एक बहुत अहम प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत ख़ास प्रश्न है। आज का दौर ये कहता है कि 62 की लड़ाई हम नहीं हारते, सिर्फ
आर्मी को भारत सरकार की तरफ से पूर्णतः लड़ने का परमिशन नहीं मिला, एयरफोर्स का प्रयोग नहीं हुआ, हथियारों की सप्लाई नहीं हुई, सरकार के तौर पे हम हारे, नहीं तो सेना जीतती। क्या ये सही है? हमारे वहाँ पर हिंदुस्तान की फौज, ये तो नारा लग चुका था भाई हिंदू चीनी भाई भाई, ये नहीं। संभावना ही नहीं थी। तो वहाँ पर ये तो संभावना हिंदी चीनी भाई भाई, ये तो हमारी सरकार ने, नेहरू जी ने ये नारा दे रखा था। चीन ने नारा नहीं दे रखा था। चीन ने तो कई बार इस बात का संदेशा दिया कि हम मारेंगे तुम्हें, लड़ेंगे। जब हमारा, मैं देख सुनी बाबा, जब हमारा एक विदेश मंत्री, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, जब वो चीन में दौरे पर गया था तो चीन का जो शासक था उन्होंने नेहरू के बारे में बड़ा गलत बोला था। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उनके संबंध में बहुत गलत बोला था। उन्होंने आगे बताया भी था यहाँ पे सरकार को, नेहरू जी को, कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, उनसे विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन नेहरू जी नहीं माने, चीनी भाई हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि उस दौर में जो 62 का युद्ध हारा था, हमें क्या बताया जाता है कि हमारी एयरफोर्स चीन से मजबूत थी, हमारी एयरफोर्स को इजाज़त नहीं मिली कि चीन पे हमला करो। ये संभावना ही नहीं थी। नहीं, संभावना नहीं थी, मान लिया, लेकिन जब युद्ध हो गया तब तो लड़ना चाहिए था हमने। युद्ध हो गया तो हमारे बटालियन में उस टाइम हमारी फौजें आपकी बटालियन लड़ी, भारतीय फौज लड़ी, मैं उसको उंगली नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के स्तर पर जो आदेश होते हैं कि आप लड़ो, आपको जो चाहिए मांगिए देंगे हम, वो सहयोग आर्मी को और फोर्स को नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सच है? ये सच है कि वहाँ पर ये नारा लग चुका था, तो हिंदुस्तान को तो ये संभावना ही नहीं थी। अब यहाँ बाबा मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये सही है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि हमारा कोई चांस नहीं था, हमारे को कोई आशा नहीं थी कि चाइना हमसे लड़ेगा, क्योंकि नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। सही है, हमारी सरकार को भी आस नहीं थी लड़ेगा, ठीक है, हम तैयारी नहीं। लेकिन लड़ाई शुरू हो गई, मैं कह रहा हूँ लड़ाई शुरू हो गई। हमारे पास एयरफोर्स थी उसमें चाइना से मजबूत, हमारे पास थल सेना भी मजबूत थी, ऐसा नहीं है। हथियार नहीं पहुँचे, सप्लाई, ये मेरे को आज भी कईयों से सुना है कि हमारे पास बॉर्डर पे जो हथियार पहुंचने चाहिए, पीछे से आर्मी जो लड़ती है तो पिछले सप्लाईज हो जाती है हथियारों की, वो नहीं पहुंची। एयरफोर्स एयरपोर्ट पे फाइटर प्लेन खड़े रहे, जबकि चाइना से मजबूत हमारी एयरफोर्स थी उस समय पे। एयरफोर्स को आदेश नहीं मिले लड़ो। तो क्या ये भारत सरकार की उसमें गलती रही? मैं ये पूछ रहा हूँ। भारत सरकार की ये गलती है कि उस टाइम चीन, ये सरकार को यही नहीं पता था कि भाई चीन हमला कर देगा। एक दोस्ती का नाता जोड़कर, अरे भाई लड़ाई तो धोखे की होती है, मगर धोखे आपकी बात ठीक है, लड़ाई धोखे की होती है, मैं वही आना चाहता हूँ। धोखा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, हम मजबूत थे, उससे कमज़ोर नहीं थे, क्योंकि हमारे पास उस समय 62 में चाइना से मजबूत एयरफोर्स थी। थल सेना के कुछ हथियार कम हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन हमारे बहादुर जवान थे उसमें, आज भी हैं। लेकिन ये मेरे को ये जो आज भी ये सुना जाता है एक्स सर्विसमैन लोगों से, जो आर्मी के रिटायर जवान हैं, अफसर हैं, कि 62 में हमारी आर्मी नहीं हारी थी, हम राजनीतिक स्तर पर हार गए। हमारे दिल्ली से जो फैसले होने चाहिए थे, एयरफोर्स को आदेश मिलना चाहिए था कि आप हमला करो चाइना पे, वो नहीं मिला। सेना को जो सप्लाई मिलनी थी हथियारों की, जैसे आपने बताया कि हमारे पास ये गन थी, वो नहीं थी, उनके पास ज़्यादा बड़ी गन थी, लंबी रेंज की थी उनके पास, वो सप्लाई नहीं हुई। उल्टा जब यहाँ से ये गया से मेजर शैतान सिंह जी ने संदेशा भेजा अधिकारियों को कि हमला होने वाला है, तो उन्होंने दिल्ली पूछा, दिल्ली से यह आदेश गया कि बटालियन को बोलो वापस आ जाए। वो तो आपका निर्णय था, आपकी बटालियन का निर्णय था कि हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे मरेंगे। हमारे तो ये आदेश मिल गया कि भाई पीछे हटो। बाबा मैं हमारे पीछे नहीं, बात समझ गया, बता रहा हूँ। हमारे पास उस टाइम बहुत सेना कम थी बॉर्डर पर। हाँ, सेना नहीं पहुंची ना, हथियार नहीं पहुंचे ना। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो आप लोग बॉर्डर पर थे, तो भारत सरकार ने एक पड़ोसी पे कब्जा हो रहा है, कमज़ोर देश पे एक ताकतवर कब्जा कर रहा है, हम उसके बराबर के ताकतवर थे, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं था हम बोल रहे हैं? भारत सरकार चुप रही, हमारा बॉर्डर बदल गया। हमारा उस टाइम बहुत कम आर्मी थी। अब यूँ बताओ, पहाड़ी इलाके में एक ऊंचा पहाड़ है यहाँ,
और उधर कितने आदमी पीछे की तरफ हैं उसको क्या अंदाजा। हमारी फौज ने हमें हिंदुस्तान को यही नहीं पता था कि भाई चीन हमला करेगा। अच्छा बाबा एक बात बताओ, हमें ये एक चीज़ और सुनने में आती बताई जाती है कि भाई लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ पे 47 में आज़ाद होने के बाद आर्मी ने एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी कि हमें ये सड़कें चाहिए, हमें ये पुल चाहिए, ताकि हमारी हवाई पट्टी चाहिए हमें वहाँ, ताकि हम सप्लाई जो अब आगे 2014 में मोदी जी सरकार ने आने के बाद वो बनाए हैं पुल वो। तो क्या ये सही है कि चाइना के डर से सरकार नहीं बनाती थी? सरकार ने उस टाइम ये नारा लग चुका था ना कि हिंदू चीनी भाई भाई। हिंदुस्तान को तो ये मालूम ही नहीं था कि चीन हमला करेगा। और धोखे की लड़ाई, धोखा किया चीन ने। उस टाइम हिंदुस्तान की फौज बहुत कम थी।